आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। सो आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके +2 तक के जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड ऑल इंडियन गवर्नमेंट एग्जाम्स। जिसको एग्ज़ाम क्रैक करना है सिर्फ वही देखे, जिसको ऑफिसर बनना है वही देखे। मेरा खुद इस फील्ड में यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस एंड स्टेट के जितने भी अनदर एग्जाम्स होते हैं उस फील्ड में मेरा 7-8 सालों का एक्सपीरियंस है। उसके बेस पे मैंने ये बनाया है। ओके, सो ये मैंने क्लास बाय क्लास, बुक बाय बुक, पेज बाय पेज और लाइन बाय लाइन जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से पिक किए। सो मतलब प्रेजेंट टाइम में एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस बहुत ही रेलिवेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में 70-80-90% तक क्वेश्चन इसी में से आते हैं। ठीक है, सो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा। सो आज लेक्चर नंबर 51 और क्वेश्चन नंबर 7063 से शुरू है, 7063। तो क्वेश्चन है कि संविधान ने मौलिक रूप से कौन सी दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है। इसका उत्तर है संविधान में मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया, संघ सरकार व राज्य सरकार के रूप में। बाद में पंचायत में नगरपालिका के रूप में संघ के शासन का तीसरा रूप जोड़ा गया। ठीक है, तो संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया, वे कौन सी थी। तो इसका उत्तर है संविधान में मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया, संघ सरकार व राज्य सरकार, बाद में पंचायत में नगरपालिका के रूप में संघ के शासन का तीसरा रूप जोड़ा गया। अगला प्रश्न है संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र व राज्य सरकारों के बीच विधि अधिकारों को कौन से 3 हिस्सों में बांटा गया। तो इसके उत्तर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो क्या क्वेश्चन है, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में है इसका प्रावधान, संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र व राज्य सरकारों के बीच विधि अधिकारों को कौन से 3 हिस्सों में बांटा गया। इसका उत्तर है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है संघ सूची में कौन से मामले शामिल होते हैं। इसका उत्तर है संघ सूची में प्रतिरक्षा यानी कि रक्षा, विदेशी मामले, फॉरेन से रिलेटेड मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा आदि विषय होते हैं। पूरे देश में मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत होती है, कानून सिर्फ केंद्र बनाती है। तो क्या क्वेश्चन है, संघ सूची में कौन से मामले शामिल होते हैं। इसका उत्तर संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा आदि विषय होते हैं। पूरे देश में मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है, कानून सिर्फ केंद्र बनाती है। अगला प्रश्न है राज्य सूची में कौन से विषय होते हैं। इसका उत्तर है व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई विषय शामिल होते हैं। तो राज्य सूची में कौन से विषय होते हैं, व्यापार यानी कि ट्रेड राज्य सूची में होता है, वाणिज्य राज्य सूची का विषय है, कृषि, सिंचाई, कृषि के लिए जो सिंचाई की व्यवस्था है वो भी राज्य सूची का विषय है। ठीक है, कई बार मैंने भी खुद ये फेस किए, डायरेक्टली पूछे जाते कि राज्य सूची का विषय कौन है। बड़ा इजी क्वेश्चन दिया जाता है लेकिन वो भी हमसे गलत हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चनिंग डाली है। अगला प्रश्न है समवर्ती सूची में कौन से विषय शामिल होते हैं। इसका उत्तर है समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि आते हैं। तो समवर्ती सूची के ऊपर कानून कौन बना सकता है, सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से मुद्दे आते हैं। तो समवर्ती सूची में कौन से विषय शामिल होते हैं, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, वन, मजदूर संघ जिसे हम ट्रेड यूनियन भी कहते हैं, यूनियन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि इसमें आते हैं। अगला प्रश्न है समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है। इसका उत्तर है समवर्ती सूची पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बनाते हैं, टकराव में केंद्र के कानून लागू होंगे। तो समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है। इसका उत्तर है समवर्ती सूची पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बनाते हैं, टकराव में केंद्र के कानून लागू होंगे। अगला प्रश्न है जो विषय किसी भी सूची में नहीं आते उनका अधिकार क्षेत्र किसके पास होता है। तो इसका उत्तर केंद्र सरकार के अधिकार में आते हैं। क्या क्वेश्चन है, जो विषय किसी भी सूची में नहीं आते उनका अधिकार क्षेत्र किसके पास होता है। इसका उत्तर केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है क्या बड़ी संख्या वाली इकाइयों को बराबर अधिकार मिलते हैं। तो इसका उत्तर है अधिकतर बड़ी संख्या वाली इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। उदाहरण जम्मू कश्मीर, अब तो जम्मू कश्मीर स्टेट बन चुका है, बट आपको पता होना चाहिए
कि क्या बड़ी संख्या वाली इकाइयों को, यानी कि यहाँ पे समझ लो राज्यों को, बड़ी संख्या वाले राज्यों को बराबर अधिकार मिलते हैं। तो इनडायरेक्टली इसका कहने का मतलब है कि सभी राज्यों को क्या बराबर अधिकार दिए जाते हैं, बराबर पावर, बराबर सीट्स दी जाती? तो नहीं दी जाती। लोकसभा में यूपी की कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। और सिक्किम में देखो तो वहाँ पे 1-2 सीटें हैं, 1 सीट है। तो क्या उत्तर है? अधिकतर बड़ी संख्या वाली इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। ओके। अगला क्वेश्चन, केंद्र व राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कौन सी बुनियादी बात है? इसका उत्तर, केंद्र व राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बातें हैं। इसमें बदलाव करना आसान नहीं। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है, फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से मंजूर करवाना होता है। तो क्या प्रश्न है? केंद्र व राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कौन सी बुनियादी बात है? तो इसका उत्तर है, केंद्र व राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बातें। इसमें बदलाव करना आसान नहीं। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है, फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से मंजूर करवाना होता है। अगर उसने शक्तियों के बंटवारे संबंधी विवाद कहाँ सुलझाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है, शक्तियों के बंटवारे संबंधी विवाद को हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय व सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाता है। तो क्या क्वेश्चन है? शक्तियों के बंटवारे संबंधी विवाद कहाँ सुलझाए जाते हैं? शक्तियों के बंटवारे संबंधी विवाद को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पोखरण जहाँ परमाणु बम परीक्षण हुआ था भारत के इस राज्य में है? तो है राजस्थान। तो पोखरण कहाँ पे है? पोखरण है राजस्थान में। नेक्स्ट टॉपिक है संघीय व्यवस्था। तो क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? इसका उत्तर, संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है। भारत में संघ शासन व्यवस्था कारगर होने का कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधान भर होना नहीं है। भारत में संघीय शासन की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीतिक चरित्र को देना होगा। तो क्या प्रश्न है? संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? इसका उत्तर, संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है। भारत में संघ शासन व्यवस्था कारगर होने का कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधान पर होना नहीं है। भारत में संघीय शासन की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ के लोकतांत्रिक राजनीतिक चरित्र को देना होगा। अगला प्रश्न है, भाषाई राज्य संबंधी ऐतिहासिक तथ्य कौन से हैं? इसका उत्तर है, नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमा बदली। ऐसा इसलिए किया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाए। तो क्या प्रश्न है? भाषाई राज्य संबंधी ऐतिहासिक तथ्य कौन से हैं? उत्तर है कि नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमा बदली गई। ऐसा इसलिए किया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। तो भाषा के आधार पर सबसे पहला कौन सा राज्य था जिसका गठन हुआ था? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो 1956 में वो बनाया गया था, वो था आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन किया किस आधार पर किया गया? इसका उत्तर है, ऐसा प्रावधान संस्कृति, भूगोल, जातीयता की विभिन्नता के लिए किया गया। दिल्ली, नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड आदि इसके उदाहरण हैं। तो इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन किस आधार पर किया गया? ऐसा प्रावधान संस्कृति के आधार पर, भूगोल के आधार पर, जातीयता की विभिन्नता के लिए किया गया। दिल्ली, नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड आदि इसमें आते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा नीति से संबंधित अनेक तत्वों के बारे में बताएं। इसके उत्तर, भारत की संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीय बोलते हैं। क्या प्रश्न है? भारत में भाषा नीति से संबंधित अनेक तत्वों के बारे में बताएं। तो उसका उत्तर है, भारत की संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीय बोलते हैं। अगला प्रश्न है,
संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग कब बंद होना था? तो इसका उत्तर है 1965 में। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग कब बंद होना था? तो इसका उत्तर है 1965 में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राजकीय कामों के लिए कौन सी भाषाओं को अनुमति दी? इसका उत्तर, केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों के प्रयोग की अनुमति दी। तो केंद्र सरकार ने राजकीय कामों के लिए कौन सी भाषाओं की अनुमति दी? इसका उत्तर है, केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों के प्रयोग की अनुमति दी। तो हमारे कामकाज के लिए कौन कौन सी भाषाएं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों कामकाज की भाषाओं के रूप में वैलिड है। अगला टॉपिक है केंद्र व राज्य संबंध। प्रश्न, केंद्र में गठबंधन का दौर कब शुरू हुआ? इसका उत्तर है, पहले जब केंद्र में और दल की सरकार व राज्य में और दल की सरकार होती थी तो केंद्र राज्य को अनदेखा करता था। 1990 के बाद स्थिति काफ़ी बदल गई। इस समय अनेक क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार का था। तो केंद्र में गठबंधन का दौर कब शुरू हुआ? ठीक है, डायरेक्टली याद रखना। तो 1990 से। पहले जब केंद्र में और दल की सरकार व राज्य में और दल की सरकार होती थी तो केंद्र राज्य को देखा करता था। 1990 के बाद स्थिति काफ़ी बदल गई। इस समय अनेक क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार का था। संघीय सरकार की विशिष्ट विशेषता क्या है? इसका उत्तर है, गवर्नमेंट पावर सरकार के विभिन्न स्तरों में विभाजित है। क्या प्रश्न है, संघीय सरकार की विशिष्ट विशेषता क्या है? इसका उत्तर है, गवर्नमेंट पावर सरकार के विभिन्न स्तरों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में है क्या है? तो इसके उत्तर, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया। तो भारतीय संविधान में है क्या है? केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में संघवाद की प्रणाली को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? इसका उत्तर है, कनाडा। भारत में संघवाद की प्रणाली को किस देश के संविधान से ग्रहण किया? ये क्वेश्चन मैंने खुद कई बार फेस किया है। ठीक है, तो भारत में संघवाद की प्रणाली को किस देश के संविधान से हमने ग्रहण किया है? संघवाद को किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो वो है कनाडा, कनाडा जिसे हम कहते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून सरकार बनाती है, परंतु अनुच्छेद 250 के अंतर्गत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को देती है। कौन देती है? राज्यसभा। राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून राज्य सरकार बनाती है, परंतु अनुच्छेद 250 के अंतर्गत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र किसको देती है? तो ये देती है राज्यसभा को। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय थे, वर्तमान में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में है 52 विषय। समवर्ती सूची में मूलतः कितने विषय थे? 47, और वर्तमान में कितने हैं? 52। कई बार सीधा ये पूछा जाता है कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं प्रेजेंट में। अगर ये पूछ लिए कि स्टार्टिंग में कितने थे, शुरुआत में कितने थे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? पहला है कि स्थानीय प्रशासन व पुलिस, तकनीकी व चिकित्सीय शिक्षा, औद्योगिक एवं श्रम विभाग, जन्म मरण सांख्यिकी। तो इसमें से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? इसका उत्तर है स्थानीय प्रशासन व पुलिस, क्योंकि यह राज्य सूची में आएगा। कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? स्थानीय प्रशासन व पुलिस, तकनीकी व चिकित्सीय शिक्षा, ये समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा, औद्योगिक एवं श्रम विकास, जन्म मरण सांख्यिकी। तो इसका उत्तर स्थानीय प्रशासन व पुलिस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची के विषय किस अनुच्छेद में शामिल होते हैं? तो इसका उत्तर अनुच्छेद 250।
राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची के विषय किस अनुच्छेद में शामिल होते हैं? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 250। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के संबंध में कानून बना सकती है, ठीक है, वो है आर्टिकल 250 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं, मूलतः कितने थे? इसका उत्तर है 66। तो वर्तमान में राज्य सूची में 8 विषय हैं, 61 विषय हैं और मूलतः कितने थे? 66 विषय। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध को स्पष्ट करता है? इसका उत्तर है 257 से 263। क्या प्रश्न है, संविधान द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध को स्पष्ट करता है? तो अनुच्छेद 257 से अनुच्छेद 263। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध की बात कौन करता है? ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंधों के बारे में कौन सा अनुच्छेद बात करता है? अनुच्छेद 257 से अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 262 किससे रिलेटेड है? जो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट होते हैं ना, डिस्प्यूट, वो आर्टिकल 262 के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र राज्यों के बीच राजस्व के स्रोतों को स्पष्ट करता है? तो सेंट्रल स्टेट के बीच में राजस्व के मामले किस में आते हैं? ये आते हैं 257 से 278। तो केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व संबंधी मामले किस अनुच्छेद में आते हैं? 257 से 278। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा के प्रमुख राजस्व स्रोत के अंतर्गत नहीं आता? तो नंबर 1 है, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति कर, संपत्ति पर संपदा शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क। अगला है रिजर्व बैंक तथा शेयर बाजार संबंधी शुल्क, अगला सीमा शुल्क और लास्ट है कृषि भूमि पर कर। तो इसका उत्तर है कृषि भूमि पर कर। क्या प्रश्न है, निम्न में से कौन संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत के अंतर्गत नहीं आता? मतलब संघ का राजस्व, संघ को राजस्व जिससे नहीं मिलता वो कौन सा है इसमें से? तो वो है कृषि भूमि पर कर, क्योंकि यह राज्य सूची का विषय है। ओके, इस पर राज्य अपना काम करता है। अगला प्रश्न, कौन राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत के अंतर्गत नहीं आता? पहला है निगम कर, दूसरा है व्यक्तिगत कर, तीसरा है भूमि और भवनों पर कर, चौथा है बिजली की उपयोगिता पर विक्रय कर। तो क्या प्रश्न है, कौन राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत के अंतर्गत नहीं आता? इसका उत्तर है निगम कर, व्यक्तिगत कर, भूमि और भवनों पर कर, बिजली की उपयोगिता पर विक्रय कर। कौन आता है? तो निगम कर राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है, निगम कर नहीं आता है। अगला प्रश्न है, नए राज्यों का गठन एवं राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार की संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर है संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन। दूसरा है संसद के विशिष्ट बहुमत व राज्य विधानमंडल की स्वीकृति द्वारा संशोधन। तीसरा है साधारण विधि द्वारा संशोधन और लास्ट वन सभी। तो इसका उत्तर है सभी। तो नए राज्यों का गठन एवं राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार की संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? यहाँ पे 2 पॉइंट है, नए राज्यों का गठन एवं राज्यों का पुनर्गठन। मतलब पहले से राज्य बना है उसकी सीमा या तो कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन कौन से प्रावधान है? संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशिष्ट मतलब विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, यस ये भी है। दूसरा है संसद के विशिष्ट बहुमत एवं राज्य विधानमंडल की स्वीकृति द्वारा संशोधन। तो ये भी सही है कि संसद के विशिष्ट बहुमत व राज्य विधानमंडल की स्वीकृति द्वारा संशोधन।
यहाँ पे विशिष्ट, राज्य का विशिष्ट नहीं लिखा है, ठीक है, सिंपल लिखा है कि राज्य का सिंपल इसमें बहुमत होना चाहिए। तीसरा है साधारण विधि द्वारा संशोधन, और साधारण विधि द्वारा संशोधन के द्वारा भी हम नए राज्यों का गठन कर सकते हैं और राज्यों का मतलब सीमा का पुनर्गठन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन किस प्रकार होता है? इसका उत्तर है संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। तो क्या प्रश्न है, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन किस प्रकार होता है? इसका उत्तर है संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया द्वारा। तो क्या प्रश्न है, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन किस प्रकार होता है? तो इसका उत्तर संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार आयोग में केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन एवं सुझाव के लिए 1966 में कौन सी समिति बनाई गई थी? तो इसका उत्तर है उसने संविधान में संशोधन किए बिना राज्यों को अधिक स्वायत्तता की सिफारिश की थी। तो इसका उत्तर है शीतलवाड़ समिति। तो क्या प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार आयोग में केंद्र राज्य संबंधों में अध्ययन एवं सुझाव के लिए 1966 में कौन सी समिति बनाई गई थी? उसने संविधान में संशोधन किए बिना, किसमें? संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किए बिना राज्य को अधिक स्वायत्तता की सिफारिश की थी। तो इसका उत्तर है शीतलवाड़ कमेटी। मतलब उसने पश्चिम बंगाल की पीवी राजमन्नार समिति 1969 की सिफारिश क्या थी? तो उसका उत्तर है राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना। तो क्या क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की पीवी राजमन्नार समिति 1969 की सिफारिश से क्या थी? इसका उत्तर है राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों के संपूर्ण ढांचे पर विचार करने के लिए रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में कब समिति बनी थी? तो इसका उत्तर 24 मार्च 1983। तो क्या क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों के संपूर्ण ढांचे पर विचार करने के लिए रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में कब समिति बनी थी? इसका उत्तर है 24 मार्च 1983 को। अगला प्रश्न, सरकारिया आयोग संबंधित था, किससे संबंधित था? इसका उत्तर केंद्र राज्य संबंधों पर। तो सरकारिया आयोग संबंधित था इसके ऊपर, केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित था। अगला प्रश्न, सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसका उत्तर है 1987 में सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट का पेश की 1987 में की थी। राष्ट्रपति जो है अंतर्जातीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 263। तो क्वेश्चन 8000 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन 8000, राष्ट्रपति अंतर्जातीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 263। 262 इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट, ओके, और 263 अंतर्जातीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है। ओके, अंतर्जातीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। सो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव एंड इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ऊपर वाले से यही ब्लेसिंग्स करूँगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़िंदगी में बड़े सक्सेस होंगे, और उन्होंने होना ही है, क्योंकि ये कंटेंट बड़ा डीप जाग के मैंने बनाया है, बहुत ही रिसर्च करके मैंने ये कंटेंट बनाया है, ठीक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा यही मैसेज देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए आपको सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ेंगे। विदाउट सेक्रीफाइसेस यू कांट ग्रो इन अवर लाइफ, ओके। सो बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, ओके। यही एक सोल्यूशन है कि आपको क्वेश्चन याद रहे, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय, जय हिंद।